कृष्णा क्लासेज के YouTube चैनल पर बच्चों आप सबका स्वागत है। आज हमारी जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, यानी वर्तमान में 2020 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो हमारे सामने ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, संजू यादव, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है गुरप्रीत सिंह और संजू यादव, यानी दोनों को, यानी इसका आंसर होगा बी, ए और बी दोनों। तो ये जो प्लेयर चुने जाते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? AIFF के द्वारा। किसके द्वारा चुने गया है? AIFF। AIFF की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहूं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना है वो हुई थी 23 जून 1937 को। कब स्थापना हुई बच्चों? 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। और 23 जून 1937 को किसकी स्थापना हुई थी? AIFF की। इसकी जो स्थापना का विचार आया था वो शिमला में आया था, जबकि जो AIFF का अगर मैं बात करना चाहूं मुख्यालय की, तो AIFF का मुख्यालय बताओ बच्चों कहां है? कमेंट करके तुम लोग। AIFF का जो मुख्यालय वो है कलकत्ता में बच्चों। कहां पर है? कलकत्ता में। बात करना चाहूं AIF के अध्यक्ष की, तो AIF के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। पटेल इसके अध्यक्ष है। और अब की बार AIF के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? गुरप्रीत सिंह, जो भारत की फुटबॉल टीम के, जो भारत की जो फुटबॉल टीम है उसके क्या है? गोलकीपर है। ठीक। और ये प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले भारत की फुटबॉल टीम के दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले भी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं एक गोलकीपर, जिनका नाम था सुब्रत पाल। और सुब्रत पाल जी ने यह किताब कब जीता था बच्चों? 2009 में। यानी सुब्रत पाल पहले गोलकीपर थे जिन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। कब? 2009 में। और दूसरे गोलकीपर प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले कौन है? गुरप्रीत सिंह। उसके बाद संजू यादव, जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी है, जो मिडफील्डर है। कौन सी फील्डर है? मिडफील्डर है भाई, संजू यादव। उन्हें भी 2020 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करना चाहूं मैं इसी में दो क्वेश्चन और, अमेजिंग महिला, जो अमेजिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है, किसे चुना गया है? रत्ना बाला देवी को। किसे चुना गया बच्चों? रत्ना बाला देवी को चुना गया है। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं अमेजिंग पुरुष ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आंसर आएगा आपका अनिरुद्ध थापा को चुना गया है। किसे चुना गया है? अनिरुद्ध थापा को चुना गया है। क्लियर? अब आप दोनों के चित्र स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। ये हैं
हमारे गुरप्रीत सिंह और ये है संजू यादव, जिन्हें 2020 का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अतिरिक्त शाखाओं को कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी। जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NIA, यानी NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और NIA के द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोली गई हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहूं, NIA के द्वारा ये कितनी अतिरिक्त शाखाएं अब खोली गई है। वर्तमान में 3 अतिरिक्त शाखाएं खोली गई है, जो कहां पर खोली गई, इम्फाल, चेन्नई, रांची, यानी इसका हमारा आंसर होना चाहिए डी, यानी उपरोक्त सभी। आपको बता देना चाहूं, जो NIA की स्थापना 2008 के एक्ट के द्वारा, यानी 2008 में इसका एक्ट आया था, 2008 के एक्ट के द्वारा जो स्थापना की गई थी NIA की स्थापना, वो कब की गई थी, 2009 में की गई थी। NIA की स्थापना कब की गई बच्चों, 2009 में की गई। इसके अध्यक्ष है योगेश चंद्र मोदी। NIA के अध्यक्ष कौन है, योगेश चंद्र मोदी। वर्तमान में NIA के हमारे अध्यक्ष है योगेश चंद्र मोदी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं, जो NIA का मुख्यालय है, वो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। अब NIA की कितनी शाखाएं और नई खोली गई हैं, तो 3 शाखाएं नई खोली गई। कितनी शाखाएं खोली गई है बच्चों, 3। जबकि पहले इसकी कितनी शाखाएं कार्यरत थी, तो पहले कितनी शाखाएं कार्यरत थी बच्चों, 9। तो अब वर्तमान में NIA की शाखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है, 12। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर 3 शाखाओं के नाम तो दिए गए हैं, इम्फाल, चेन्नई और रांची। इसके अलावा जो बची हुई 9 शाखाएं हैं, उनके नाम इस प्रकार है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गुवाहाटी, चंडीगढ़, थर्ड रायपुर, फोर्थ मुंबई, फिफ्थ हैदराबाद। ठीक, उसके अलावा कोच्चि, इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं इसी में, कोलकाता शहर जिसे 1690 में जॉब चार्नेक के द्वारा बसाया गया था, लखनऊ, नवाबों का शहर, और जम्मू। ये 9 वो शहर है जहां पर NIA की शाखा कार्यरत है। तो अब बात करना चाहूं तो NIA का जो कार्य है, NIA का क्या कार्य है, इसका कार्य आतंकवादी गतिविधियों की जांच करना, आतंकवादियों के क्या प्लान हैं, आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखना, उनके द्वारा जो घटनाएं अंजाम दे दी गई है उनकी जांच करना, भाई उन्होंने इस घटना को किस प्लानिंग से अंजाम दिया। यानी सीधी सी बात है, आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखती है। और आतंकवादियों की हर गतिविधि पर कौन सी संस्था नजर रखती है, NIA। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें आपको NIA का ये मुख्यालय, स्क्रीन में ये NIA की इमारत है जो हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे।
दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? इस क्वेश्चन का आंसर दे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता देना चाहूं, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई 1911 में, दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, यमुना नदी के किनारे बसाया गया शहर है दिल्ली। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ट्राई, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर वीपी बघेला को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया बच्चों? ट्राई का अध्यक्ष डॉक्टर वीपी बघेला को नियुक्त किया गया। किसकी जगह नियुक्त किया गया? आर एस शर्मा की जगह नियुक्त किया गया। किसकी जगह नियुक्त किया गया बच्चों? आर एस शर्मा की जगह नियुक्त किया गया। किसकी जगह नियुक्त किया गया? आर एस शर्मा की जगह नियुक्त किया गया। अगर बात करना चाहूं तो डॉक्टर वीपी बघेला का इस पद पर जो कार्यकाल है, यानी वो इस पद पर कितने वर्ष काम करेंगे? 3 वर्ष काम करेंगे। उनका कार्यकाल कितने साल होगा? 3 साल होगा। अगर मैं आपको इनके अतीत में लेकर चलना चाहूं तो ये 1986 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। आईएएस जिसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है कि आईएएस की फुल फॉर्म क्या है बच्चों। यानी 1986 के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है कौन? डॉक्टर वीपी बघेला, जिन्हें ट्राई का क्या नियुक्त किया गया है? वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आप सबको पता है ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। यानी ट्राई एक ऐसी संस्था है, वैधानिक संस्था है। ट्राई एक ऐसी संस्था है बच्चों, वैधानिक संस्था है। देखिए मैं आपको यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आया हूं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? यानी आप सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ये उद्घाटन किया है नमामि गंगे के अंतर्गत। कितने प्रोजेक्ट का? 6 प्रोजेक्ट का। कौन से राज्य से ये संबंध रखते हैं 6 प्रोजेक्ट? तो आपको मैं बता देना चाहूं कौन से राज्य से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड से। जो नमामि गंगे मिशन था, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो इसी के अंतर्गत इन 6 मेगा प्रोजेक्टों की घोषणा हुई है। और ये 6 मेगा प्रोजेक्टों का संबंध कौन सी नदी से है? गंगा नदी से है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसका वर्णन हिंदुस्तान के वेदों में भी मिलता है। आप सबको पता है गंगा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और इसी गंगा नदी पर भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या डिपेंड है बच्चों? इसी गंगा नदी पर भारत की 40% जनसंख्या डिपेंड है। और ये प्रोजेक्ट लगाने का उद्देश्य अवशिष्ट, यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ गंगा नदी में डाले जा रहे हैं, जिससे गंगा का पानी दूषित हो रहा है, गंगा के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए इन 6 मेगा प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई है। क्योंकि आपको पता है इसी में, गंगा नदी में ही मिलता है हिंदुस्तान का राष्ट्रीय जलीय जीव। और हिंदुस्तान का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जिसे नाम दिया गया गंगा डॉल्फिन। क्या नाम दिया गया बच्चों? गंगा डॉल्फिन। वो इसी नदी में मिलता है। और इसी नदी पर भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या डिपेंड है? 40%। और इसी गंगा नदी के पानी को साफ करने के लिए ये 6 मेगा प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी अगर मैं आपको बात करना चाहूं तो गंगा नदी को साफ करने के लिए 1985 में बनाया गया था गंगा एक्शन प्लान। में बच्चों कौन सा प्लान बनाया गया था? गंगा एक्शन प्लान। आप सबको पता है कोरोना महामारी में जब देश में लॉकडाउन हुआ तो बहुत साफ हो गया था। कौन सी नदी का पानी साफ हो गया था? गंगा नदी का पानी साफ। ये
6 जो मेगा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो लगाए गए हैं, लगाए जाएंगे, उनकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई? जो भारत की पहली तटरक्षक अकादमी है वो किस राज्य में स्थापित हुई बच्चों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। अगर बात करना चाहूं मैं आपसे, मैंने तो बताना है भाई, तुम नहीं बताओगे तो मैं तो बता देता हूं। इसका आंसर कहां पे स्थापित की गई? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन से शहर में स्थापित की? मंगलुरु शहर में स्थापित की गई। कौन से शहर में स्थापित की गई बच्चों? मंगलुरु शहर में स्थापित की गई। ये जो भारत की तटीय सीमा है जो समुद्र से लगती है, उसकी रक्षा करने के लिए ही भारत में भारतीय तटरक्षक बल है और उसी तटरक्षक बल के लिए तटरक्षक अकादमी की स्थापना की गई है कर्नाटक के मंगलुरु शहर में। तो बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की। भारतीय तटरक्षक बल जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 18 अगस्त 1978 को की गई थी। जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। जिसका मुख्यालय कहां पर है भाई? नई दिल्ली में है। और जिसका आदर्श वाक्य की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसका आदर्श वाक्य क्या है बच्चों? वयम रक्षाम। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है बच्चों वयम रक्षाम। अगर इसके अलावा और बात करना चाहूं तो इसका एक ही उद्देश्य है, भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। क्या इसका उद्देश्य है? भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। यानी भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 18 अगस्त 1978 को की गई थी। जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और अब भारतीय तटरक्षक अकादमी की स्थापना कहां पे की गई? कर्नाटक में। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? कौन से मंत्रालय ने की बच्चों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताएं। किसके द्वारा की गई बच्चों? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। जो प्लास्टिक पार्क है, ये प्लास्टिक पार्क स्थापना करने का उद्देश्य जहां पर प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई जा सके। कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सके? प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई जा सके, यानी प्लास्टिक उद्योग लगाए जा सके। इसके अलावा जहां पर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग यूनिट भी लगाई जा सके। रिसाइकलिंग यूनिट यानी जो हमारे प्लास्टिक की टूटी हुई चीजें हैं उन्हें दोबारा गलाकर उनसे कोई नई चीज का निर्माण किया जा सके। ये रिसाइकलिंग यूनिट लगाने से जो हमारा प्लास्टिक कचरा है उसके अंदर कमी आएगी, प्लास्टिक के कचरे के अंदर कमी आएगी और उसी प्लास्टिक का हम दोबारा से प्रयोग कर सकेंगे। क्लियर? ये किसके द्वारा? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के। कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? 10। मैं आपको इसमें बता देना चाहूं, जो भारत में पहला प्लास्टिक पार्क, जो भारत में पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित हुआ था वो कहां पे हुआ था? जगत सिंहपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों? जगत सिंहपुर में। और यह जगत सिंहपुर हमारा कहां पर पड़ता है? ओडिशा में। जगत सिंहपुर कहां पे पड़ता है? ओडिशा में। और इसी जगत सिंहपुर में भारत का पहला प्लास्टिक पार्क स्थापित हुआ था। और वर्तमान में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? 10 और प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
कौन से मंत्रालय के द्वारा? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में भारत के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है अनंत कुमार। कौन है बच्चों? अनंत कुमार। अगर इसके अलावा बात करना चाहूं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो मंत्रालय है वो सौंप दिया गया है वर्तमान में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। अगर बात करना चाहूं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ये सौंप दिया गया है प्रकाश जावड़ेकर को। अगर बात करना चाहूं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तो ये सौंप दिया गया है संतोष गंगवार को। किसको सौंप दिया गया बच्चों? संतोष गंगवार को। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये प्लास्टिक पार्क का जो प्रोजेक्ट है उसका जो मैप है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस बैंक के साथ मिलकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने की योजना बनाई है? कौन से बैंक के साथ बच्चों? काफी चर्चा में भी रहा था ये बैंक घोटालों के कारण भी। वही इसका आंसर है जो बैंक घोटालों के कारण चर्चा में रहा था पिछले दिनों, जिसके प्रमुख को गिरफ्तार भी कर लिया गया था घोटाले के कारण। यानी इसका आपका आंसर क्या है? यस बैंक। आप सबको पता है कि यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। कोई भी अगर नया बैंक स्थापित होगा तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। और किससे लाइसेंस लेना पड़ता है बच्चों? आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई ही भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और जो यस बैंक की स्थापना 2004 में किसके द्वारा की गई थी? राणा कपूर के द्वारा की गई थी। और इन्हीं राणा कपूर जी को यस बैंक में घोटालों के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। और वर्तमान में अब इसके जो प्रमुख है, यस बैंक के प्रमुख है प्रशांत कुमार। कौन है भाई? प्रशांत कुमार इसके प्रमुख है। अगर बात करना चाहूं मैं यस बैंक के मुख्यालय की तो यस बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मुंबई में। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पुट करना चाहूंगा, आरबीआई का मुख्यालय कहां है बच्चों? कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना। और साथ में आरबीआई की स्थापना कब हुई ये भी आप आंसर देना इस। क्लियर? मैं आपको लोगो दिखा देता हूं अब यस बैंक का। ये यस बैंक का लोगो है बच्चों। क्लियर? वैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण बैंक एसबीआई है, जिसे बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। इन तीनों बैंकों से मिलकर बना था इंपीरियल बैंक 1921 में। और उसी इंपीरियल बैंक को 1955 में यानी 1 जुलाई 1955 में किसे बदल दिया गया? एसबीआई में बदल दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जो कांगो फीवर को लेकर हाल ही में कौन सा राज्य चर्चा में आया? जो कांगो फीवर को लेकर हाल ही में मैं आपको बताना चाहूं तो बच्चों कौन सा राज्य चर्चा में आया? महाराष्ट्र। तो मैं सबसे पहले तो आपको कांगो फीवर की क्या बताना चाहूंगा? चेन बताना चाहूंगा कि यह जो बीमारी है कांगो फीवर वो किस तरह फैलती है। ठीक, यह एक जीव है किलनी, और उसकी किलनी के नाम से आपको समझ में ना आए, जिसे आप देसी भाषा में चिचड़ कहते हैं। ठीक, यानी ये किलनी से यह बीमारी जाती है पशु में, और पशु से यह बीमारी जाती है मानव में, यानी इस बीमारी के फैलने का यह क्रम। वैसे इस कांगो फीवर का जो पहला मामला है वो कहां पे आया था? गुजरात में आया था। कहां पे आया था? गुजरात में एक जगह है वालसड, वहां से आया था। और इसी वालसड के नजदीक एक और जगह है महाराष्ट्र की, जो साधुओं की हत्या हुई थी, जहां पर काफी चर्चा में रहा था पालघर, यानी कहां पे? पालघर। अगर यूं पूछ लेना कि कांगो फीवर का पहला मामला कहां पे आया हिंदुस्तान में, तो आपको आंसर देना गुजरात। लेकिन यूं पूछ ले कौन सा राज्य चर्चा में रहा, तो आंसर आपका क्या आएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से ही 1960 में अलग हुआ है कौन सा? गुजरात, जिसका प्राचीन नाम है सौराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पालघर में इसके मामले आए, और इसी कारण महाराष्ट्र इस बीमारी को लेकर चर्चा में आया।
वैसे आपको अगर बताना चाहूं तो कांगो फीवर का पहला मामला विश्व में कब आया था बच्चों? 1940 में। कब आया था कांगो फीवर का विश्व में पहला मामला? 1940 में। 2013 में एक साथ बहुत सारे देशों से मामले आए थे कांगो फीवर के। वो देश हमारे हैं ईरान, इराक, रूस, तुर्की, उज्बेकिस्तान। जब ये कांगो फीवर हो जाता है तो इसके लक्षण मैं आपको बता देना चाहूं, बुखार होता है, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त, सर दर्द, ये इसके लक्षण हैं। यह जो कांगो फीवर है ये एक वायरस से फैलता है। किससे फैलता है बच्चों? वायरस से। और उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का नाम है नैरो वायरस। क्या नाम है बच्चों? नैरो वायरस। ये नैरो वायरस से फैलता है। वैसे अगर इसका पूरा नाम मैं बताना चाहूं तो इसका पूरा नाम क्रिमियन कांगो हेमोरेजेनिक फीवर, क्रिमियन कांगो हेमोरेजेनिक फीवर इसका जो पूरा नाम है कांगो फीवर का। क्लियर? अब उसके बाद मैं आपको इसका चित्र भी दिखा देता हूं। गांव देहात के लोग, बच्चे तो इससे भली भांति परिचित होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2024 में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। और इनके रोवर का क्या नाम होगा? भाई इनका जो रोवर है उनका क्या नाम होगा? राशिद होगा, या मेरे नाम पे विक्रम होगा, या प्रज्ञान होगा, या मखतूम होगा? क्या होगा बच्चों? तो मैं आपको इसका आंसर क्या होगा हमारा? राशिद होगा। तो यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा 2024 में मानव रहित विमान भेजा जाएगा। मानव रहित जो अंतरिक्ष पर यान भेजा जाएगा उसके रोवर का नाम क्या होगा? राशिद। यह नाम दुबई के शासक, क्योंकि वर्तमान में दुबई के शासक है शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम। कौन है भाई? शेख मोहम्मद राशिद उल मखतूम। शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के पिता का नाम था शेख राशिद बिन उल मक्तोक, यानी उनके पिता के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? राशिद नाम रखा गया। इसी तरह का 2024 में वो मानव सहित विमान भेजने की तैयारी कर रहा है। वो कौन सा देश है बच्चों? अमेरिका। और इसमें कितने लोग जाएंगे? 2 लोग जाएंगे, जिसका नाम होगा आर्टेमिस। जिसका क्या नाम होगा बच्चों? आर्टेमिस। इसी तरह का हमने भी भेजा था चंद्रयान 2 चंद्रमा पर। भारत भी आपको बता देना चाहता हूं चंद्रयान 3 की तैयारी में अब लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये दृश्य था। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी संचालन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किसे बनाया गया बच्चों? शेखर कपूर को बनाया गया। यानी 74 वर्षीय शेखर कपूर को किसका अध्यक्ष बनाया गया? FTII का अध्यक्ष बनाया गया। और कितने समय के लिए बनाया गया? इन्हें बनाया गया है 3 मार्च 2022 तक के लिए। कितने समय के लिए बनाया गया बच्चों? 3 मार्च 2022 तक के लिए बनाया गया। आप सबको पता है शेखर कपूर एक अभिनेता भी है, निर्देशक भी है और निर्माता भी है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? लाहौर में हुआ था। और लाहौर में अगर बात करना चाहूं तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1945 को। कब जन्म हुआ था? 6 दिसंबर 1945 को। ये अपनी कुछ फिल्मों के लिए भी फेमस रही है, जैसे एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तो ऐसी मूवी थी जिसे ऑस्कर भी मिला था। ऑस्कर जीतने वाली इनकी मूवी कौन सी थी? एलिजाबेथ। बैडमिंटन क्वीन। इसके अलावा अगर और नाम करना चाहूं, द 4 फादर्स।
द फोर फेदर्स। क्लियर? ये इनकी मूवी रही है बच्चों। और एफटीआई की अगर स्थापना की बात करना चाहूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? पूना में। कहां पर है? पूना में। जबकि इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? एफटीआई को अगर पहले वाला आपको नाम बताऊं तो इसका पहले नाम था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसे जो एफटीआई नाम की अगर बात करना चाहूं तो इसे एफटीआई नाम कब दिया गया? 1971 में दिया गया। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहूं, शेखर कपूर का एबीवीपी पर एक कार्यक्रम भी आता है प्रधानमंत्री के नाम पर, वो देखना बच्चों। उसमें उन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण फैसलों का एपिसोड बना रखा है। उसमें आपको पता लगेगा, वो आपके काम भी आएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन आते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री किस में क्या क्या फैसले लिए गए। तो मैं आपको स्क्रीन पर इनका चित्र भी दिखाना चाहूंगा। क्लियर? तो बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभ रात्रि।